हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लर्निंग डिसऑर्डर या सीखने की विकलांगता लेकर आई हूँ। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है सीटेट के लिए। इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके उनको देखेंगे और इनके बारे में जानेंगे। ये सीखने की विकलांगता से जुड़े 2 या 3 क्वेश्चन आपके लिए आते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करें, ये क्या है सीखने की विकलांगता। तो कभी कभी सीखने का विकार या लर्निंग डिसऑर्डर भी कहा जाता है। देखिए, शारीरिक विकलांगता क्या होता है? शरीर के अंगों में दोष होता है। शरीर का कोई अंग काम नहीं कर पाता है तो उस अंग को विकलांग कहा जाता है। जैसे पैर, आंख, कोई भी चीजें अगर हाथ से विकलांग या इस तरह के विकलांगता को हम शारीरिक विकलांगता कहते हैं। लेकिन सीखने की विकलांगता में क्या होता है कि हाथ, पैर, शरीर सब ठीक है, लेकिन लर्निंग डिसऑर्डर में किसी चीज को समझने में, लिखने में, पढ़ने में इस तरह की चीजें होती हैं तो जिसे उनको दिक्कत होती है। तो सीखने की विकलांगता को भी लर्निंग डिसऑर्डर कहा जाता है। ये सीखने की जो अक्षमता है या डिसऑर्डर है, ये न्यूरोलॉजिकल आधारित है, मतलब तंत्रिका तंत्र से आधारित है, हमारे स्नायु से जुड़ा हुआ है। तो इसमें क्या है कि कोई खास स्नायु हमें इसमें सहयोग नहीं करती, तो हम कुछ चीजों को नहीं कर पाते हैं। तो इन समस्याओं से जो बच्चे जूझ रहे होते हैं पढ़ने में, लिखने में और गणित, 3 हमारा बेसिक स्किल है जो कि हर बच्चे में या हर आदमी को आना चाहिए, पढ़ना, लिखना और अरिथमेटिक, रीडिंग, राइटिंग। 3 आर्ट्स हम लोग जानते थे पहले से, तो रीडिंग, राइटिंग और गणित, अरिथमेटिक। ठीक है, तो ये इसमें हमें बाधा उत्पन्न हो सकती है या होती है, तो इसे हम कहते हैं कि लर्निंग डिसऑर्डर हो रहा है। अब और उच्च स्तरीय कौशल, यह तो बेसिक हो गया। अब उच्च स्तरीय कौशल क्या है? उसमें है कि जब हम हायर लेवल पे जाते हैं तो हम किसी चीज को ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, कुछ लोगों को लेकर चलना चाहते हैं, तो वो हम नहीं कर पा रहे हैं। अगर तो बड़े होने पर किस तरह की डिसेबिलिटी होती है, लर्निंग डिसऑर्डर होता है, तो उसमें हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं कोई फंक्शन या कुछ संगठन बना रहे हैं तो नहीं कर पा रहे हैं, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है, हमारा एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग हम नहीं कर पा रहे हैं, जो चीज नहीं सामने दिख रही है, कुछ पढ़ी हुई चीजों को हम किसी चीज पर लागू नहीं कर पा रहे हैं। जैसे मैथमेटिक्स को पढ़कर हम आर्किटेक्ट का काम नहीं कर पा रहे हैं, या कोई शेप को हम इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं, या दीर्घकालिक या अल्पकालिक स्मृति, मतलब लंबे समय तक कोई चीज को याद नहीं कर पा रहे हैं, या कुछ छोटे समय में थोड़े समय के लिए भी कुछ चीजें हमें याद नहीं आ रही है, ध्यान मतलब कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, तो ये सारी परेशानियों को हम लर्निंग डिसऑर्डर के अंदर रखते हैं। तो ये यहाँ पर ये समझना है कि सीखने की अक्षमता जो डिसऑर्डर है, जो विकार है, वो शिक्षाविदों से परे किसी भी व्यक्ति के, मतलब वो शिक्षाविद इस पर खोज कर रहे हैं, खोज कर बता रहे हैं कि डिसऑर्डर है, लेकिन ये किसी के जीवन को भी प्रभावित कर सकती है। और अगर कोई व्यक्ति इससे प्रभावित है तो उसका घर, परिवार, दोस्त, संस्था, सब पर इसका प्रभाव पड़ता है। अगर कोई भी व्यक्ति, घर में भी एक व्यक्ति भी ऐसा है तो उसका प्रभाव पूरे घर के माहौल और दूसरे लोगों पर भी पड़ता है। तो ये कानून के हिसाब से विकलांग व्यक्ति शिक्षा अधिनियम के तहत, ठीक है, विशिष्ट शिक्षा विकलांगता है शब्द जो लिया गया है, ये इसे लर्निंग डिसऑर्डर को विशिष्ट शिक्षा विकलांगता कहा गया है, जिसको कि कानून के तहत 13 प्रकार का बताया गया है। ये किस तक दिया हुआ है? लर्निंग डिसेबिलिटी एसोसिएशन ऑफ अमेरिका ने 13 तरह के डिसऑर्डर बताए हैं। तो अब हम लोग देखते हैं मेन डिसऑर्डर क्या क्या होते हैं। तो पहला है डिस्प्रेक्सिया। डिस्प्रेक्सिया का लर्निंग डिसऑर्डर का मतलब क्या है कि ये डिस्प्रेक्सिया जो है वो व्यक्ति के मोटर नर्व से, मोटर नर्व क्या का मतलब आपका जो स्नायु तंत्र, जो नर्व्स है उससे का कौशल, मोटर नर्व्स मतलब आप जब संचालन करते हैं तो आपके सारे नर्व्स किसी चीज को कंट्रोल करते हैं, जैसे अंगुली को हिलाते हैं, मुट्ठी बंद करते हैं, खोलते हैं, किसी चीज को पकड़ते हैं, उठाते हैं, चम्मच से उठाकर खाना मुंह तक ले जाते हैं। तो ये सारी चीजें क्या है? मोटर नर्व से जुड़ा हुआ कौशल है। तो मोटर कौशल क्या है? हमें मूवमेंट के साथ समन्वय में मदद करते हैं।
अगर ये डिसऑर्डर नहीं होगा तो क्या होगा कि हमारा जो चम्मच से उठाकर खाना हम सीधे मुंह तक ही ले जाएंगे। अगर डिसऑर्डर है तो खाना इधर गिर जाएगा, कभी सामने गिर जाए, कहीं गिर जाए, वो मुंह तक नहीं पहुंचेगा। तो इस डिस्प्रेक्सिया से पीड़ित बच्चा जो है वो किसी न किसी चीज से टकरा सकता है, उसे चम्मच पकड़ने में परेशानी होती है। चम्मच पकड़ने का मतलब पकड़ भी लिया तो उल्टा सीधा पकड़ेगा, उससे उसका पर्पस है खाना दे दो चम्मच में, तो वो मुंह तक नहीं पहुंचा सकता है, उसके मसल्स पर कंट्रोल नहीं होता है। बड़े होने पर ऐसे बच्चे क्या होते हैं कि लिखने में, टाइपिंग में ये सब चीज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनका नर्व के साथ कोऑर्डिनेशन जो है, वो जो जहाँ पर जो गति देनी है अपने हाथ को, नर्व्स को, वो नहीं कर पाते हैं। फिर इसके अलावा उन्हें बोलने में भी परेशानी होती है। फिर प्रकाश मतलब लाइट, टच, स्वाद या गंध के प्रति वो संवेदनशील होते हैं। मतलब उनको बहुत ज्यादा संवेदनशील होना मतलब घबराते हैं टच से या इस चीज से, उनको दिक्कत होती है। आंख की गतिविधि में कठिनाई होती है कि उनको आंख से देखकर और किसी चीज के जैसे सुई धागा पिरोने का काम हो तो ये नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनको कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते हैं। आंख और सुई के छेद में फिर धागा पिरोना, इस तरह के काम में उन्हें दिक्कत होती है, तो इसे डिस्प्रेक्सिया कहते हैं। दूसरा है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया में क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति को सबसे पहले तो पढ़ने में दिक्कत होती है कि वो उसे जो वर्ड्स होते हैं ना, जैसे बी लिखा है तो वो उसे डी दिखेगा, ठीक है। शब्दवाज लिखा है तो सौ दिखेगा, वाज उल्टा दिखेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें जब ऐसे बच्चों को होती है तो ये इसे हम डिसलेक्सिया कहते हैं। और ये किसी भी व्यक्ति को भाषा से जुड़ी चीज हो, भाषा में शब्द आते हैं और शब्द उसको उल्टे दिखते हैं, तो उसमें उसको परेशानी होती है और वो पढ़ना लिखना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। वो व्याकरण और पढ़ने की कुछ भी चीज को पढ़ने की समझ, उसको पढ़ने में उल्टा दिखता है तो वो समझ कैसे पाएगा, तो उसको दिक्कत होती है। और फिर मौखिक रूप में व्यक्त करने और बातचीत के दौरान विचारों को एक साथ रखने में दिक्कत होती है। वो एक साथ पूरा सेंटेंस नहीं बोल सकता, एक साथ पूरा सेंटेंस लिख नहीं सकता, ये अपने विचारों को एक लाइन में या अच्छे से सिस्टमैटिक क्रमबद्ध रूप में प्रकट नहीं कर सकता है। तो ऐसे बच्चों को डिसलेक्सिया कहते हैं। आपने तारे जमीन पर देखा होगा जिसमें उस बच्चे को क्या होता है कि सारे शब्द उल्टे दिखते हैं, ठीक है। तो वो डिसलेक्सिया से पीड़ित बच्चा था। तो ऐसा बच्चा हताश और निराश रहता है और उसको मतलब एक्सेप्टेंस की कमी होती है, सब अपने को नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं फील करता। डिस्ग्राफिया में क्या होता है कि ये लिखने में दिक्कत होती है, ऐसे बच्चे को लेखन क्षमताओं का प्रभाव पड़ता है। ये क्या होता है कि लिख नहीं पाते हैं सही ढंग से, लिखने में दिक्कत होती है तो उनकी राइटिंग खराब होती है, और जब लिख ही नहीं पाते हैं तो स्पेलिंग भी मिस्टेक होता है, और अपने मन में जो भी विचार आता है उसको लिख के प्रकट नहीं कर सकते हैं। तो डिस्ग्राफिया क्या हुआ, डिसलेक्सिया हुआ पढ़ने में दिक्कत और डिस्ग्राफिया हुआ लिखने में दिक्कत, ठीक है। फिर अगला हम देखते हैं डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया कैलकुलेशन, कैलकुलिया वर्ड है मतलब कैलकुलेशन, मतलब जोड़ घटाव गुना भाग में दिक्कत होती है, जिसको मैथ्स में गणित से डर लगता है। बहुतों को गणित से डर लगता है, गणित के नंबर या गणित का पेपर देखते ही उनको पसीने आने लगते हैं, वैसे बच्चे होते हैं। ये दूसरे मतलब क्या है कि संख्या को गिनना, पहचानना, ये सब दिक्कत होती है। उसके बाद बच्चा जब बड़ा होता है तो उसे गणित की बुनियादी जो भी समस्या है उसको हल करने में, गुना भाग करने में, टेबल याद करने में, ये सारी चीजों में परेशानी होती है, तो उसे हम डिसकैलकुलिया कहते हैं, ठीक है। आगे है सुनने से जुड़े विकार। सुनने से जुड़े विकार में क्या है कि जो आप सुन रहे हैं उसको आप समझ नहीं पा रहे हैं, मतलब श्रवण दोष के कारण नहीं। इस विकार के लोगों को क्या परेशानी है कि जो आपके मस्तिष्क में साउंड आ रहा है उसको आप सही रूप से समझ नहीं पा रहे हैं, मतलब कि वो आप उसको सही असेस नहीं कर पा रहे हैं कि क्या कहा जा रहा है, वो शब्द कहाँ से आ रहे हैं, क्या मतलब शोर में से अगर मान लो बैकग्राउंड से कोई आवाज आ रही है तो उसमें कई तरह की आवाज है, तो वो आवाज को डिफरेंशिएट नहीं कर सकता कि किस चीज की आवाज है। मान लो म्यूजिक सुन रहा है तो म्यूजिक में बहुत सारे
वाद्य यंत्र बज रहे हैं तो वो वाद्य यंत्र के आवाज को अलग अलग से नहीं पहचान पा रहा है, या जो आपको निर्देश दिया जा रहा है, कुछ कहा जा रहा है तो उसको आप समझ नहीं पा रहे, इंस्ट्रक्शंस को नहीं समझ पा रहे हैं, तो ये सुनाई पड़ रहा है लेकिन आप क्या कर रहे हैं कि उसको समझ नहीं पा रहे, अंडरस्टैंडिंग की दिक्कत हो रही है। आपके मस्तिष्क उन ध्वनियों को संसाधित करता है, मतलब कि जो बात आपके को सुनाई पड़ रहा है उसको माइंड है तो उसका मतलब आपको सही ढंग से नहीं समझा पा रहा है कि ताकि आप उससे कोई सार्थक मतलब निर्देश जो दिया जा रहा है उसको सही ढंग से समझ सकें और उसका पालन कर सकें। फिर आपको समान शब्द जो होता है, एक जैसे बोले जाने वाले शब्दों के बीच में अंतर नहीं आप कर पाते हैं, जैसे पानी और पानी दोनों एक शब्द एक जैसे बोले जाएंगे, एक पानी और पानी, लेकिन पानी बोला जा रहा है तो आप इसमें अंतर स्पष्ट नहीं कर पाता है ऐसा बच्चा। एक पानी का मतलब जल होता है, एक पानी का मतलब हाथ होता है, तो वो अंतर स्पष्ट नहीं कर पाएगा। फिर उन चीजों को याद करना जो आपको कहा गया उस चीज को आप याद नहीं रखते, भूल जाते हैं। तो ये सब क्या है कि सुनने से जुड़े विकार नहीं, सुनाई पड़ रहा है लेकिन उसको आप मेमोराइज नहीं कर पा रहे हैं, उसको आप क्या कहा जाए, उसको आप इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे हैं सही ढंग से कि आपके दिमाग में वो समझ में आ जाए, आपको याद रहे, उस तरह से उसे आप समझ नहीं पा रहे। फिर है दृश्य प्रसंस्करण विकार। इसमें क्या है कि दृश्य की जानकारी की व्याख्या करने में, मतलब क्या है कि आपको दो चीज दिखाया जाए और कहा जाए कि इसमें अंतर बताओ, दोनों में क्या अंतर है, तो आप नहीं बता सकते। ऐसे बच्चे जो होते हैं उनको ऐसी चीजों में अंतर बताने में दिक्कत होती है। तो ये क्यों दिक्कत होती है? क्योंकि वो कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, उनको ये सारी चीजें एक मतलब देखने में आंख और हाथ का समन्वय में उनको दिक्कत होती है, आंख और हाथ के समन्वय में उनको दिक्कत होती है और वो कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते हैं। बहुत बार देखते हैं हम लोग की पजल दिया जाता है जिसमें एक जैसे फिगर होते हैं और एक जैसे फिगर होते हैं और उसमें अंतर होते हैं, फिर भी उसमें 8-10 अंतर होता है, तो बताने को कहा जाए तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं जिनको दृश्य प्रसंस्करण या विजुअल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर होता है वो अंतर नहीं बता सकते, उन्हें दोनों फिगर एक जैसा लगेगा, उसमें क्या अंतर है वो नहीं खोज पाते हैं। फिर है हाइपरलेक्सिया। हाइपरलेक्सिया में क्या होता है कि ये एक सिंड्रोम है जिसमें बच्चे के पढ़ने की क्षमता जो होती है उसका मतलब क्या है कि वो अपेक्षा की जाती है जो भी उसमें वो जो सुनता है उससे ज्यादा समझ पढ़ने की क्षमता ज्यादा होती है। ठीक है, इसमें क्या है कि हाइपर मतलब होता है बेटर देन, मतलब ज्यादा बढ़िया, और लेक्सिया का मतलब है रेडी। तो इसमें क्या है, हाइपरलेक्सिया में जो है तो पढ़ने की जो योग्यता है वो ज्यादा होती है। ठीक है, एट एन अर्ली एज विदाउट एज एप्रोप्रिएट स्पीच, मतलब लैंग्वेज स्किल से ज्यादा उसको पढ़ने की क्षमता होती है। और उसके बाद वो क्या होता है कि बोलने में दिक्कत होती है, उसको फिर मौखिक भाषा में उपयोग करने में दिक्कत होती है। तो ऐसा बच्चा जो होता है कि पढ़ सकता है, वो अपने लेवल से ज्यादा पढ़ सकता है। ठीक है, पढ़ने में उसको कोई दिक्कत नहीं है, हाइपर है उसमें, वो पढ़ सकता है। और लेकिन उसको जब साउंड कोई भी आप इंस्ट्रक्शन देते हैं तो उसको वो समझने में उसको दिक्कत होती है। वो पढ़ने में तेज होता है लेकिन जो चीज आप उसको कहते हैं कि कोई चीज उसको इंस्ट्रक्शन दिया गया उसको डिकोड करना हो या फिर उसको समझना हो तो वो नहीं समझ सकता है और उसको अंडरस्टैंड या कॉम्प्रिहेंड करने में उसको दिक्कत होती है। पढ़ने में तेज लेकिन सुनने में दिक्कत। फिर अगला एक है शारीरिक डिस्फॉर्मिक विकार। इसमें क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, डाइसोमोफोबिया। 2 बार 4 लिखा गया है, तो ये होता है डाइसोमोफोबिया। ठीक है, ये एफ नहीं होगा। तो ये एक मानसिक विकार है जिससे ऑब्सेसिव विचार से देखा जाता है कि किसी की उपस्थिति के कुछ पहलू, मान लीजिए कि इसमें क्या होता है कि आपके शरीर में कुछ ऐसे विचार होते हैं या कुछ ऐसे पहलू होते हैं जिसको छिपाने की आवश्यकता होती है, तो उसको छिपाने के लिए आप कुछ करते हैं, तो इसे कहते हैं शारीरिक
मॉर्फिक विकार। ठीक है, इसके बाद एक आता है एफेसिया, जिसको हम कहते हैं एफेसिया, मतलब होता है पक्षाघात। ठीक है, इसमें क्या होता है, बोली बंद हो जाती है। एफेसिया में बोली बंद हो जाती है। ये भी एक तरह का लर्निंग डिसऑर्डर है जिसमें कि बोली ही बंद हो जाती है। मतलब बोली बंद होने से क्या होता है कि कोई भी लैंग्वेज में वो ब्रेन का एक रीजन का डैमेज हो जाता है, जिससे कि वो मतलब भाषा में वो प्रकट नहीं कर सकता है, या कोई भी चीज को लैंग्वेज में वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता कोई बच्चा, तो उसको हम कहते हैं एफेसिया। एफेसिया भी एक तरह का लर्निंग, जिसमें कहते हैं स्वर लोप या स्वर हानि जो हो जाता है, तो इसमें कोई भी लैंग्वेज को वो समझ नहीं पाता है यूज, और ना ही यूज कर पाता है। ठीक है, तो इसको एफेसिया कहते हैं। अगला है ADHD। ADHD में क्या होता है कि ध्यान की कमी हो जाती है। ध्यान की कमी का मतलब क्या है कि एक मानसिक विकार है जिसमें ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता, अत्यधिक गतिविधि या व्यवहार को नियंत्रित करने में कठिनाई होती है। मतलब क्या है कि 12 वर्ष होने से पहले बच्चे में लक्षण दिखता है, और वो उसमें यहाँ दिक्कत क्या होती है कि वो किसी भी चीज में ध्यान केंद्रित करने में दिक्कत होती है, और इस तरह से ध्यान केंद्रित करने में दिक्कत होने से उसके स्कूल के परफॉर्मेंस में फर्क पड़ता है, और ये परफॉर्मेंस में फर्क पड़ने से उसका भविष्य भी उससे प्रभावित होता है। तो इसको कहते हैं अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है कि जो भी आपका अटेंशन होता है, जो ध्यान होता है, वो छोटी अवधि के लिए होता है, और ऐसे टास्क के लिए होता है आपका अटेंशन जिसमें कि वो बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है। और इसमें क्या है कि आप बहुत हाइपर एक्टिव होते हैं, बहुत ज्यादा किसी क्रियाकलाप में लगे रहते हैं, जो कि शारीरिक भी हो सकता है, मौखिक भी हो सकता है, या इमोशनल किसी भी एक्टिविटी में ज्यादा लगे होते हैं, और आप कोई भी काम इम्पल्सिव होकर करते हैं, रेकलेसली, मतलब अब बिना सोचे समझे करते हैं, और आप हमेशा रेस्टलेस रहते हैं, परेशान रहते हैं, डिसऑर्गेनाइज्ड रहते हैं, आपके समय का मैनेजमेंट सही नहीं होता है। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये आपको आपके परफॉर्मेंस में कमी लाते हैं। आप जो भी एग्जाम में या पढ़ाई में करना चाहते हैं वो नहीं कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि ये जो है आपके जो भी रिलेटिव होते हैं, पेरेंट होते हैं, भाई बहन होते हैं, उनको बहुत दिक्कत होती है। ठीक है, तो ये किससे होता है, ये मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर। इसका कारण क्या है कि बहुत ज्यादा ड्रग यूज करने से, या पेंट में जो चीज केमिकल होता है ना, उससे, ये लेड या पेंट और पाइप, ये सब में, या इस माँ प्रेगनेंसी के दौरान अगर मदर स्मोक करती है तो ADHD विकार बच्चे में होता है। ठीक है, सेरेब्रल पाल्सी। सेरेब्रल पाल्सी में क्या होता है कि ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। मतलब क्या है, ये स्नायु तंत्र का विकार है। ठीक है, तो ये जो विकार है, इससे क्या होता है कि बच्चे में बहुत मस्तिष्क के विकास के दौरान ऐसा होता है, और इस समय बच्चे की मानसिक गतिविधि या जन्म के समय जो मस्तिष्क में क्षति हो जाती है जन्म के समय, तो इससे क्या होता है कि मस्तिष्क में क्षति हुआ, माइंड में चोट लगी, या किसी भी जन्म के समय किसी भी वजह से अगर फोर्सेप डिलीवरी होती है माँ की, तो बच्चे का ब्रेन दब जाता है फोर्सेप से, या किसी तरह से चोट लग जाती है, तो इससे क्या होता है कि उसका हाथ और पैर का नियंत्रण खत्म हो जाता है, कंट्रोल खत्म हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि वो बच्चा एकदम लोथ हो जाता है, वो अपने शरीर के अपनी एक्टिविटीज भी नहीं कर पाता है, और हर चीज के लिए वो दूसरे पर डिपेंडेंट हो जाता है। तो ये सेरेब्रल पाल्सी को ब्रेन इंजरी से जोड़ा गया है। ये ब्रेन इंजरी के कारण होता है, प्रेगनेंसी के दौरान जो ब्रेन इंजरी अब मैंने बताया अभी, तो ये या तो फिर प्रीमेच्योर बर्थ के कारण भी होता है।
तो इसका क्योर होना बहुत मुश्किल है। ये परमानेंट कंडीशन होता है। ये बच्चा जन्मजात लोथ हो जाता है, अपना किसी भी काम को खुद से नहीं कर पाता है, हर चीज के लिए दूसरे पर डिपेंडेंट होता है। उसके शरीर की गतिविधि, मांसपेशियों का नियंत्रण, मांसपेशी का समन्वय, सब चीज का संतुलन खत्म हो जाता है और सारा मोटर कौशल या कुछ भी वो नहीं कर पाता है। उसका हैंड मोटर कोऑर्डिनेशन, हाथ पैर की गति, सारी चीजें खत्म हो जाती है, क्योंकि ब्रेन डैमेज होता है तो ब्रेन इंस्ट्रक्शन ही नहीं दे पाता है और डैमेज हाथ पैर से वो कुछ कर नहीं पाता है। तो ये बहुत खराब स्थिति होती है। और ऐसे बच्चों की क्या है कि एडल्टहुड तक ऐसे बच्चे जीवित होते हैं और उसके बाद फिर उनके लाइफ भी एंड कर जाता है। तो इस तरह से ये सारी चीजें लर्निंग डिसेबिलिटी के तहत आती हैं और लर्निंग डिसेबिलिटी है जो कि क्योर नहीं होता, ये लाइफ लॉन्ग चलता है, ना ही फिक्स किया जा सकता है। ये हमेशा, इसका कोई इलाज नहीं है और ये लाइफ लॉन्ग चुनौती है, जीवन भर की चुनौती है। लेकिन घर वालों के सपोर्ट से और डॉक्टर की मदद से ये ऐसे बच्चों को कुछ सफलता मिलती है। स्कूल में वो कुछ काम भी कर सकते हैं, इसलिए घर, समाज, रिलेशनशिप और समुदाय की मदद से ये आगे बढ़ सकते हैं। तो ऐसे बच्चों को हमें सपोर्ट करना चाहिए। थैंक यू।